हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 10 नवंबर। तो बने रहिए इसी वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली राजस्थान में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स होकर चुके हैं। तो उनकी सभी जितने भी 6 के 6 पेपर्स हुए हैं 6 शिफ्ट में, उन सभी की मैंने आंसर की डाल दी हुई हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप ज़रूर देख लीजिएगा उनको, क्योंकि कई बार नए प्रश्न ऐसे बन जाते हैं जो कि भावी एग्जाम्स में, चाहे RAS हो, कोई भी एग्जाम हो, वो पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल का एग्जाम है तो प्रश्न वहाँ से नहीं आएगा। तो आप कृपया वहाँ पे जाके एक बार पेपर पर नज़र अपनी डाल दीजिए, ताकि आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कुछ नए प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं। तो आप उनके आंसर भी देख लीजिए वहाँ पे जाके, तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर पर बात की जा रही है। NGT ने अभी कुछ बोला है गुणवत्ता को लेकर, एयर क्वालिटी को लेकर के बोला है। दिल्ली NCR में 30 तक प्रतिबंध रहेगा, 30 नवंबर तक। दीपावली आ रही है तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अपने डिसीजंस दिए हैं, और अभी NGT भी सख्त रवैया अपना रहा है यहाँ पे। तो पटाखों में बैन करने की बात ये की गई है सारी की सारी। सबसे पहला मेरा आपसे प्रश्न है, NGT का गठन किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? पहली बात, NGT का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देश में जहां भी वायु गुणवत्ता खराब हो रही है और पटाखों पर बैन करने की बात बोल रहा है NGT, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो पूरी इसमें न्यूज़ कवर की गई है, इसका जो गठन है वो 2010 वर्ष में किया गया था NGT का गठन। और यह एक सांविधिक निकाय है, यानी कि संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है ये, यानी कि एक एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट से पास किया गया था ये। दूसरी चीज़ ये है कि ये नेचुरल जस्टिस पर काम करता है, मतलब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है ये। इस पर सिविल प्रोसीजर कोड लागू नहीं होता है। 1908 का जो सिविल प्रोसीजर कोड है भारत के अंदर, वो इस पर लागू नहीं होता है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। उसके अलावा से कितने ऑफिसर्स हैं इंडिया के अंदर, वो बताइए। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत के अलावा कौन से वो देश हैं, उनके देशों के नाम बताइए जहां पे कि ऐसी व्यवस्था की गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक मेरा प्रश्न आपसे और है कि स्वच्छ हवा में सांस लेने, ये जो टर्म है स्वच्छ हवा में सांस लेने, स्वच्छ पर्यावरण, अच्छा पर्यावरण होने के लिए संविधान में इसके लिए कहाँ पे व्यवस्था है, कौन सा अनुच्छेद है जो कि बात करता है कि ये आपका अधिकार है कि आपको स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद है जो इसके बारे में बातचीत करता है? तो इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी हम इसमें डिटेल से जानेंगे। ये न्यूज़ है, ये फायर क्रैकर्स के बारे में बात की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये मुद्दा। तो इसके संबंध में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं अब। तो यहाँ बात की गई है ग्रीन पटाखे की, मतलब जो अपने पुराने पटाखे चले आ रहे थे उनके स्थान पर ये यूज करने की बात की गई है, ग्रीन पटाखे। अब आपको ध्यान रखना है कि ये पटाखे कौन निर्माण कर रहा है। नीरी एक ऑर्गेनाइजेशन, नीरी इसका नाम है, नेशनल एनवायरनमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये CSIR के तहत आता है। CSIR गवर्नमेंट का एक ऑटोनॉमस बॉडी है CSIR, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है CSIR। तो ये जो नीरी है CSIR के अंतर्गत काम करता है, और इसने ग्रीन पटाखों का निर्माण किया है। पहली बात, ग्रीन पटाखे निर्माण करने से क्या होने वाला है कि पार्टिकुलेट मैटर जो है, PM आपने नाम सुना होगा, PM 2.5/10, तो उनका जो है वो उसमें 30% ही कमी करने की बात की जा रही है ग्रीन पटाखे निर्माण करके, यूज़ करके। तो ये जो ग्रीन पटाखे हैं इन पर QR कोड भी दिया जाएगा, ताकि इसमें कुछ गलत तरीके से बनाए गए पटाखों को ना सेल किया जाए। तो यहाँ पे QR कोड की व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा आप। ग्रीन पटाखों पर QR कोड भी आपको देखने को मिलेगा। अब पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसको बोलते हैं शॉर्ट में PISO। ये जो संस्था है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। ये जो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कंफ्यूज कर सकती है आपको ये, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय आपको दिया जा सकता है ऑप्शन के अंदर। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आती है PISO। PISO क्या करेगा, जो ग्रीन पटाखों निर्माण नीरी ने किया है उनको स्वीकृति प्रदान करने का काम करेगा। PISO तो इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसके तहत बेरियम नाइट्रेट जो है उसके लेवल को कम करने का प्रयास किया जाएगा। ग्रीन पटाखे जो ये प्रयोग नए जो बनाए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं, तो बेरियम नाइट्रेट क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है, देख लेते हैं। बेरियम नाइट्रेट का जो केमिकल फॉर्मूला है ये है BaNO32। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बेरियम नाइट्रेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि अजैविक कंपाउंड है। जैविक और अजैविक दो होते हैं, उनमें से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है ये, मतलब कि जो पटाखे होते हैं उनको जलाने के लिए सहायक होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो जलाने में सहायक होता है। ये जो पटाखे हम चलाते हैं उनको जलाने में सहायता काम करता है बेरियम नाइट्रेट। अब ये जब जलता है बेरियम नाइट्रेट तो ग्रीन कलर की फ्लेम यानी कि हरे रंग की जो लौ निकलती है पटाखे में से वो बेरियम नाइट्रेट की ही होती है। ये आपको पता होना चाहिए। पायरोटेक्निक्स में यूज किया जाता है बेरियम नाइट्रेट। तो पायरोटेक्निक्स का मतलब है जहाँ भी ज्वलनशील तकनीक जो भी यहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं उसमें यूज किया जाता है बेरियम नाइट्रेट को। तो इसको भी कम करने की बात की जा रही है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण को। सूत्र आपको कैसे याद रखना है, ये बेरियम से Ba आपको याद रखना है और नाइट्रेट जो आ रहा है शब्द इसके लिए आपको NO3 याद रखना है। अब आप देख सकते हैं इसके 1 2 3 और 3 यहाँ पे हुआ, ये हो गए टोटल 6। तो NO3 और ब्रैकेट के बाहर ये 6 2 यहाँ पे कर दिया तो 3 × 2 हम करते हैं तो ये होता है 6। तो इस तरह से आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट बन गया है ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ये एक चित्र के माध्यम से बताया गया है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो पर्टिकुलेट मैटर मैंने ऐसे कि आपको डिस्कस किया था PM 2.5 और PM 10 काफ़ी ज़्यादा घातक हो रहे हैं पर्यावरण के लिए, तो इनकी यहाँ पे बात की गई है। तो ये फायर वर्क्स जो प्रोड्यूस करते हैं लॉट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो निकलते हैं, तो ये क्या रहते हैं PM 10 और PM 2.5 ये पर्यावरण के अंदर जब पहुँच जाते हैं पटाखे और इनके माध्यम से तो ये हवा में ही घूमते रहते हैं, मतलब कि नीचे नहीं आते हैं, मतलब ये सस्पेंडेड रहते हैं हवा के अंदर, एयर के अंदर, जो कि रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। मतलब लोगों के जो सांस लेते हैं उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं। हम जो इनहेल करते हैं एयर को तो वहाँ पर ये बहुत ही नुकसानदायक होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, PM 10 और PM 2.5 पर्टिकुलेट मैटर। तो ये वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने आपको बताया था एक AQI इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वहाँ पे मैंने 8 ऐसे घटक बताए थे जो कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। वो घटक कौन कौन से, उनमें से 2 मैं आपको बता चुका हूँ, PM 10 और PM 2.5। 6 और कौन से हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नाम बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है इसको लेकर के। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं मेटल्स। दूसरा, तो मेटल्स का मुख्य काम होता है पटाखों में कलर प्रदान करने का। यहाँ पे बेरियम वगैरह सारे, मतलब कई सारे हैं। इसके अलावा अदर मेटल में लोहा भी आता है, जैसे PB इसको शॉर्ट में लिखा गया है, क्रोमियम भी आता है यहाँ पे। तो मेटल्स मोस्टली मतलब कलर देने का काम करते हैं पटाखों के अंदर। और ये जो मेटल्स हैं कई सारे इनके दुष्प्रभाव भी होते हैं, क्योंकि टॉक्सिक मेटल्स भी होते हैं इनमें कई सारे। तो ये जब पटाखे फूट जाते हैं, जैसे दिवाली में बहुत ज़्यादा पटाखे जलाए जाते हैं, तो उसके बाद ये एक धुंध जैसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कई दिनों तक ऐसा धुंध जैसा बना रहता है, कई मतलब ये फायर क्रैक करने के बाद। तो ये इन मेटल्स के कारण ही होता है जो कि पटाखों में रंग प्रदान करने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा, मेटल्स पटाखों में रंग प्रदान करने का काम करते हैं। अब एक यहाँ पे परकोलरेट पॉल्यूशन, ये है परकोलरेट पॉल्यूशन है। तो यहाँ पे इसकी क्या बात की जा रही है, ये जो है ये कंपाउंड है परकोलेट, जो परकोलरेट कंपाउंड्स है ये भी ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करता है, यानी कंबशन रिएक्शन, यानी कि ज्वलन जो क्रिया होती है पटाखों में, उस ज्वलन क्रिया को मतलब एड करने का, सहायता करने का उसमें काम करता है परकोलरेट पॉल्यूशन। तो ये जो पॉल्यूशन है, ये जो कंटामिनेट, ये क्या करता है, वाटर बॉडी जो होती हैं जहाँ पे पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं उसके आसपास जो पानी के जल तालाब जो होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं ये। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो होती है, वन्य जीव जो होता है वहाँ पे, और ह्यूमन की अफेक्ट को भी नेगेटिवली हार्म पहुँचाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू ये ह्यूमन की हेल्थ को भी बहुत बुरा असर पहुँचाते हैं। परकोलरेट पॉल्यूशन यहाँ पे इसको बोला गया है। इसके अलावा पॉल्यूटिंग गैसेज कुछ बताई गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इनमें 2 मुख्य हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कई बार पूछा गया इनके बारे में। तो ये जो गैसें हैं ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। आपने सुना होगा आर्टिफिशियल रेन के बारे में, कृत्रिम बरसात के बारे में। तो जब क्या होता है कि ये जो मैटर होते हैं सस्पेंड होते रहते हैं एयर के अंदर, तो उनको नीचे लाने के लिए, उनको गिराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है ताकि जो क्लियर हो सके हमारा जो एटमॉस्फेयर है। लेकिन वो जो आर्टिफिशियल रेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा लैंड को नुकसान पहुंचाती है, लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड करने का काम करती है। तो सारे के सारे घटक आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है ये इशू। पेज नंबर में बात की जा रही है। ये अभी एक दिल्ली के अंदर एक यहाँ पे ये लड़की हैं, तो इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली है। ये यहाँ पे न्यूज़ ऐसी कवर की गई है। तो पढ़ाई को लेकर के इसमें इन्होंने कुछ बताया है कि वो उनकी आर्थिक बोझ बन गया था,
फैमिली के पास इतना अच्छा इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं था इनको पढ़ाने के लिए, लेकिन इनकी काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी। तो यहाँ पे बताया कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन अब मुझे नहीं पता है इस न्यूज़ की कितनी सच्चाई है, क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि कई बार न्यूज़ आपको पता है कि किस प्रकार से न्यूज़ प्रिंट होती हैं। लेकिन फिर भी मेरा बस एक यही सजेशन है कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी विफल हो जाते हैं तो बस एक वही आपके लिए टारगेट रह जाता है दुनिया के अंदर। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है, इस प्रकार के कभी नेगेटिव आपको सोच नहीं रखनी है, कोई कदम नहीं उठाना है, आपको हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। आप हो सकता है कि इस प्रयास में ये जो आप करने जा रहे हो सफल ना हो पाए, हो सकता है कोई दूसरी आपके लिए चीज़ें बनी हो, लेकिन आप वहाँ से एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है। जब आप किसी भी चीज़ के लिए शिद्दत से पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो वो कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आती है और वो आपको आगे बढ़ाने का काम करती भी है। आपको पता होगा अब्दुल कलाम साहब ने बहुत अथक प्रयास किए थे पायलट बनने के लिए, लेकिन वो कभी पायलट नहीं बन पाए। लेकिन वो क्या बने, वो बने साइंटिस्ट और उसके बाद सीधे भारत के राष्ट्रपति बन गए, जो कि पायलट भी राष्ट्रपति के अंदर आता है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बन गए। तो बस अपनी सोच, अपने प्रयास हमेशा पॉजिटिव रखिए, कभी इस प्रकार की नकारात्मक सोच अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कोई भी टास्क हो, चाहे पढ़ाई हो, एग्जाम हो, या इसके अलावा भी कुछ आपके और टास्क हो, कुछ इसके अलावा कुछ टारगेट हो, तो आप बस अपने प्रयास पॉजिटिव रखिए और अच्छे से मोटिवेटेड रहिए हमेशा। तो यहाँ पे एक मेरी बस ये थोड़ा सा मेरा एक लेक्चर टाइप हो गया मुझे लगता है ये, तो ठीक है। पेज नंबर 1 पे एक और बात की जा रही है। बाइडेन अभी यूएसए के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो कोरोना से लड़ने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बना रहे हैं बाइडेन वहाँ पे। तो यहाँ पे एक भारतवंशी व्यक्ति है, उनको शामिल किया उस बोर्ड में। इनका नाम है विवेक मूर्ति एक भारतवंशी है, जिनको कि बाइडेन ने अभी एडवाइजरी बोर्ड जो कोरोना से लड़ने के लिए बना रहे हैं उसमें शामिल कर लिया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, पूछा जा सकता है। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है पुलिस सुधार को लेकर के। तो यहाँ पे कुछ एडिटोरियल आया है, इसमें डिस्कशन कर रहे हैं ये कि किस प्रकार से पुलिस सुधार हो सकता है, क्या खामियां हैं, क्या बेहतरीन चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कुछ डिस्कशन किया है, तो यहाँ से मैंने पॉइंट उठाए हैं। अब ये चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में तो काम नहीं आएंगी, लेकिन जब भी आप RAS मेंस जैसा एग्जाम लिखते हैं तो यहाँ से आप पॉइंट जरूर नोट कर सकते हैं, जो कि आप आंसर राइटिंग में आपको बहुत अच्छे काम आएंगे और एक बेहतर आंसर आप लिख सकते हैं। तो पुलिस सुधार की बात हो रही है इस आर्टिकल में, पेज नंबर 6 पे जो आया है। यहाँ पे बात की गई कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत ज़्यादा कमी है। कहीं भी देखा जाता है कि कोई भी स्टेट हो, केंद्र सरकार हो, राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो नहीं निकल के आती है उनकी। कोई भी सरकार है हमेशा चाहती है कंट्रोल बना रहे उनका पुलिस को लेकर के, क्योंकि पुलिस एक बहुत बड़ी शासन प्रणाली होती है जिसके माध्यम से कई सारी चीज़ें अपनी जो गवर्नमेंट है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनको मतलब उनको क्रियान्वित करती हैं अपनी चीज़ों को, अपने उद्देश्यों को। तो इसीलिए ये कभी अपनी ऐसी इच्छा शक्ति नहीं दिखाते हैं कि पुलिस में रिफॉर्म किए जाएं, इनको स्वायत्तता दी जाए। तो ये काफ़ी सारे इशू बने रहते हैं। इसके अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप या नियंत्रण दबाव ये बहुत ज़्यादा बना रहता है पुलिस के ऊपर। आपने देखा हो कई बार कि मतलब बड़े अधिकारी जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभाव में काम करते हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं उनके, जिनकी की सरकार होती है, मौजूदा सरकार जो होती है। तो ये हस्तक्षेप में कमी होनी चाहिए, नियंत्रण में कमी होनी चाहिए, उनको स्वायत्त होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग उनको काम करना चाहिए। इस प्रकार के कुछ आप अपनी तरफ से सुझाव दे सकते हैं जब भी पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जांच एजेंसी जो है उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि उन पर दबाव बनाया जाता है। जो मौजूदा सरकार होती है, जो पार्टी की सरकार होती है, उनके द्वारा ये जो एजेंसी हैं वो अपनी जांच अपनी पूरी स्वतंत्रता से नहीं कर सकती हैं, नहीं कर पाती हैं। इसी कारण लोगों को न्याय भी नहीं मिल पाता है और न्याय व्यवस्था से भी विश्वास उठ जाता है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं कि जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता का हनन होता है, तो ये भी बरकरार रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक डिसीजन में कहा था आपने कि राज्य में पुलिस व्यवस्था हेतु एक सुरक्षा आयोग का गठन भी होना चाहिए। तो सुरक्षा आयोग के गठन की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी आप कोट कर सकते हो अपने आंसर में कि किस प्रकार ये सुरक्षा आयोग बताएगा कि किस प्रकार से पुलिसिंग अपना काम करे, क्या क्या उनके टास्क होने चाहिए, किस प्रकार से कंट्रोल होना चाहिए पुलिस के ऊपर। तो ये सारी चीज़ सुरक्षा आयोग वहाँ पे मतलब डिसाइड करता है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी दिया था, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। पुलिस की स्वायत्तता को लेकर के बात की गई है कि ऑटोनॉमी नहीं रहती है उनकी, चाहे जब SP DGP बड़े अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ बात की गई DGP SP का कार्यकाल स्थायी होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ और रिफॉर्म्स हैं जो कि पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किए जा सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है आप यहाँ से कुछ ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आप RAS मेंस के एग्जाम के लिए लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, तो नोट कर लीजिएगा आप। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। ये बताया गया है यहाँ पे कि जब से बाइडेन बने हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है भारत के अंदर। तो ये एक न्यूज़ कवर की गई है यहाँ पे, तो मार्केट संबंधी न्यूज़ है।
तो इसके संबंध में कुछ देख लेते हैं हम चीज़ें। निफ्टी क्या है? निफ्टी एक इंडेक्स है। निफ्टी नेशनल 50 कंपनीज इसमें आती हैं। टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी। मतलब कि निफ्टी जो है एक इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है यहाँ पे 1000, 2000, 5000 कंपनी रजिस्टर हैं, तो उनका इंडेक्स जो प्रस्तुत करता है तो वो निफ्टी करती है। अब वहाँ 5000 कंपनी सपोज इसमें रजिस्टर्ड हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन केवल ये 50 टॉप कंपनी कर रही हैं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो आपने सुना भी होगा कई बार कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे आ रहा है। तो निफ्टी एक इंडेक्स है, ये शो करता है, ये रिप्रेजेंट करती हैं 50 कंपनियां, सारी की सारी कंपनी जो रजिस्टर है निफ्टी के अंदर। मेरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कब बनाया गया, किस वर्ष इसका गठन किया गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दूसरा है सेंसेक्स। सेंसेक्स भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। सेंसेक्स के अंदर 30 टॉप कंपनीज को लिया जाता है। ये जो कंपनीज हैं ये शो करती हैं बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां रजिस्टर हैं उनके स्टॉक को ये शो करती है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। याद रखिएगा, निफ्टी में 50 और सेंसेक्स में 30 कंपनियां ली जाती हैं। इनको ब्लू चिप कंपनियां भी बोला जाता है, ये जो टॉप कंपनी होती हैं। तो इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में बताइए बीएसई का गठन किस वर्ष किया गया था। इन दोनों के इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, निफ्टी एक इंडेक्स होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, सेंसेक्स भी एक इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इंपॉर्टेंट है, इनमें आपको बेसिक डिफरेंस भी पता होना चाहिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इन चीज़ों को लेकर के। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। ये यहाँ पे बताया गया, नमक को लेकर के बात की गई है यहाँ पे कि अब चीन को नमक नहीं बेचता भारत, ये कुछ न्यूज़ कवर की गई है। तो दुनिया में नमक उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। इंपॉर्टेंट बात ये बन जाती है, आपको पता होना चाहिए। और भारत में नमक उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप राजस्थान को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि राजस्थान में किन किन स्थानों पर नमक का उत्पादन किया जाता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में किस स्थान पर किया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ ने इस दौरान जो कोविड-19 दौरान 12% का सालाना रिटर्न दिया है। गोल्ड ईटीएफ फायदे का सौदा साबित हो रहा है यहाँ पे। तो देख लेते हैं, चर्चा काफ़ी ज़्यादा चल रही है गोल्ड ईटीएफ की। तो क्या है ये? तो गोल्ड ईटीएफ फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे इसका ट्रेड किया जाता है, वहाँ पे इसको एक्सचेंज किया जाता है, इसको लेके बिजनेस किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे। इसको बोलते हैं गोल्ड ईटीएफ, फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब ये क्या होता है, आप मार्केट से जब फिजिकल गोल्ड खरीद के लाते हैं, आप जाते हो ना सुनार पे खरीदने के लिए, तो आप कुछ पैसे देकर गोल्ड लेके आते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप गोल्ड खरीदते हो। इसे पेपर गोल्ड भी आप कह सकते हो। एक प्रकार से आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है कि भाई आपने इतना इन्वेस्ट किया है और आपके पास 1 तोला, 2 तोला, 10 तोला, जितना भी आपने अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग वो पेपर पे आपको लिख के मिल जाएगा कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है गोल्ड के अंदर। तो ये होता है गोल्ड ईटीएफ, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये। इसके अलावा एक और होता है, ये होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट की प्रतिभूति या सिक्योरिटी होती हैं, इनको आरबीआई इशू करता है। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये कंफ्यूजन में आपको डाला जा सकता है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को आरबीआई इशू करता है या स्टॉक एक्सचेंज पे ये रजिस्टर होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसका ट्रेड चलता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, और इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको इशू करता है। तो ये आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये बात की जा रही है अजरबैजान और आर्मेनिया में। आपको पता है कुछ दिनों पहले ही मैं चर्चा कर चुका था, काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा था नागोर्नो काराबाख एरिया को लेकर के। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं एरिया को, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है इस एरिया को लेके। तो अभी शुशी शहर पर सैन्य नियंत्रण का दावा किया अजरबैजान ने। तो देख लेते हैं इसका एक मैप हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है अजरबैजान देश, इसकी कैपिटल है बाकू, और ये है कैस्पियन सी। यहाँ पर देख सकते हैं इसके ईस्ट में है अजरबैजान के, और ये है आर्मेनिया देश, येरेवान इसकी राजधानी है। अब ये जो आर्मेनिया देश है, यहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग हैं इनकी मेजोरिटी है, अजरबैजान में मुस्लिम लोगों की मेजोरिटी है। तो इनको लेकर इसमें विवाद चलता रहता है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं टर्की यहाँ पे अजरबैजान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे। तो ये भी आप थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। जॉर्जिया ऊपर यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है आर्मेनिया से, टर्की आर्मेनिया से, और जॉर्जिया भी यहाँ नॉर्थ में आर्मेनिया से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये आप मैप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखिए, ये है नागोर्नो काराबाख एरिया, ये रेड कलर में शो किया गया है। ये जो एरिया है फिजिकली हम देखेंगे तो अजरबैजान के बॉर्डर में आता है। लेकिन यहाँ पे मैटर क्या है, यहाँ पे क्रिश्चियन लोग हैं, ये क्या बोलते हैं कि हमको जाना आर्मेनिया के साथ में,
अजरबैजान कहता है कि मेरा एरिया है, मेरे कंट्रोल में नहीं जाएगा। इसको लेकर के 1990 से विवाद चल रहा है ये सारा का सारा। पहले यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे ये, तो अभी भी ये कायम है, इनके बीच लड़ाई चलती रहती है। यहाँ के लोग अर्मेनिया के फेवर में, और अजरबैजान कहता है नहीं ये मेरा एरिया है। अजरबैजान का ज्योग्राफिकली आप देख सकते हैं बड़ा एरिया अजरबैजान के पास, और ये जो एरिया है ये अर्मेनिया ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है ये वाला। ये आपको दिख रहा होगा कि ये फिजिकली तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मतलब इसमें अजरबैजान में, लेकिन ये अर्मेनिया द्वारा ऑक्यूपाइड एरिया है ये पूरा का पूरा। आपको जो दिख रहा है ये वाला शेड जो है, और रेड वाला नगोर्नो काराबाख एरिया है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि दोनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे। और लेक 7 है एक, लेक 7 जो है ये अर्मेनिया के अंदर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। मेरा यहाँ पे आपसे एक प्रश्न है कि कैस्पियन सागर के चारों तरफ कितनी कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करती हैं कैस्पियन सागर से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरे को। तो अब जो भी हिंदी की लोकोक्तियाँ में इंटरेस्टेड है वो बने रह सकते हैं वीडियो में, थोड़ा सा और देख लेते हैं। 5 लोकोक्तियाँ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ली है मैंने। तो पहला है, घर आया नाग न पूजिए बाम्बी पूजन जाए। ये पहली लोकोक्ति है। इसका मतलब ये है, स्वतः आय सुअवसर का लाभ ना उठाकर फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। यानी कि जब भी मौका आपके पास आया तब तो आपने छोड़ दिया, और अब जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, अब उस मौके को प्राप्त करने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसके लिए ये लोकोक्ति है, घर आया नाग ना पूजिए बाम्बी पूजन जाए। दूसरा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बहुत बार आया ये, तो इसका शॉर्ट आप याद रखिएगा। जो कंजूस व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए प्रयोग किया जाता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तीसरा है, छछूंदर के सर में चमेली का तेल। ये लोकोक्ति है। इसका मतलब है यहाँ पे अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग करना, कि जो व्यक्ति इसके योग्य नहीं है उसको उससे भी बेहतर वस्तु जब मिल जाती है तो उसके लिए बताया गया है कि छछूंदर के सर में चमेली का तेल, क्योंकि उसको आइडिया नहीं है वो क्या चीज़ है, किसको कैसे उसको यूज़ करना है, तो इसलिए लोकोक्ति बनाई है। पुरानी लोकोक्तियाँ हैं, कहावतों से बनी होती हैं ये। तो चौथी है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसका मतलब क्या है, किसी के गुणों को देखे बिना उसका पता नहीं लगता। मतलब कि आप जब तक किसी को देखोगे नहीं तो उसके बारे में आप कैसे अपना कोई आइडिया बताओगे कि ये व्यक्ति कैसा है, लंबा है, छोटा है, नाटा है, मोटा है। उसके मतलब उसको देखे बिना आप कैसे बता सकते हो उसके फीचर्स के बारे में। तो इसलिए है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये एक लोकोक्ति है यहाँ पे। 5वीं है अंतिम, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। तो इसका मतलब ये है कि संकल्पशील व्यक्ति अपने प्रयासों से लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। यदि आपने अपना लक्ष्य बनाया है कि आरएस में सिलेक्शन कर लेना है, तो आप अपने प्रयास अच्छे रखिए, पॉजिटिव रखिए, और कंठस्थ लगे रहिए, रेगुलर लगे रहिए आप। तो आपने जो संकल्प लिया है वो ज़रूर पूरा होगा। हो सकता है कि समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन पूरा ज़रूर होगा। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, और मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में कल।